नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और चलिए, कल हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। हमने कल देखी थी अनुच्छेद 61 में, और अनुच्छेद 62 में हम देख रहे थे कि एक राष्ट्रपति के कार्यकाल में ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है, लेकिन पद धारण नहीं करता। कार्यकाल पूरा होने पर, और जब उस व्यक्ति का कार्यकाल पूरा हो जाता है, जो वर्तमान राष्ट्रपति है, तो उसका कार्यकाल पूरा होने के बाद में वो व्यक्ति नया जो राष्ट्रपति चुना जाता है, जिसका चुनाव होता है, वो पद धारण करता है। लेकिन चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं उन्हीं के कार्यकाल में चुनाव करा लिया जाता। अनुच्छेद 62 हमने देखा था। और अनुच्छेद 63 की हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के विषय में चर्चाएं होंगी अनुच्छेद 63 से आगे। तो इसलिए हमने वो बीच में छोड़ दिया, क्योंकि जब उपराष्ट्रपति का टॉपिक जब हम उठाएंगे तब हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की। तो अगला 62 से हम आगे अनुच्छेद हमारा 72, और 72 में हम देखेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ क्या हैं, ये देखेंगे हम। राष्ट्रपति किस किस प्रकार से एक सजा याफ्ता व्यक्ति को किस किस प्रकार से क्षमा कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति पर जब कोई केस लगता है, सुप्रीम कोर्ट में उसका जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जब सज़ा बोल देता है किसी व्यक्ति को, तो उसके बाद अंतिम अपील वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास करता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद में अंतिम, जैसे फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी, तो फांसी से बचने के लिए वो व्यक्ति अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए राष्ट्रपति के सामने अपील करता है, वहाँ अपनी दरख्वास्त देता है, और राष्ट्रपति फिर उस व्यक्ति को उसके केस को पढ़कर, है ना, पूरा उसका निरीक्षण करने के बाद राष्ट्रपति उस व्यक्ति को अपने तरीके से किस प्रकार से क्षमा कर सकते हैं। वो 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ राष्ट्रपति को हैं। नंबर 1 पे आप बात करेंगे लघुकरण की शक्ति। लघुकरण का मतलब है, समझेंगे इसे। लघुकरण होता है कि एक व्यक्ति को जैसे 5 साल की सजा बोली, एक व्यक्ति को 5 साल की सजा बोली गई है, 5 साल का या 10 साल की सजा बोली गई है, तो राष्ट्रपति जो हैं उस सजा को, जब 10 साल की सजा बोल दी गई है, उसे कम कर सकते हैं। राष्ट्रपति को अधिकार है। राष्ट्रपति उस सज़ा को, जैसे 10 साल की है तो उसे 8 साल की कर सकते हैं, 5 साल की कर सकते हैं, 2 साल की कर सकते हैं। वो राष्ट्रपति को अधिकार होता है। किसी सज़ा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बोली गई है उसका लघुकरण करने का अधिकार राष्ट्रपति का, शक्ति है राष्ट्रपति के पास। अगला हम बात करेंगे परिहार। नंबर 2 पे आती है परिहार। कौन सी? परिहार। परिहार का मतलब होता है त्यागना, हटाना, खत्म करना, या निर्दोष को हटाना। तो ये होता है, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है परिहार की। यानी किसी व्यक्ति पर कोई केस लग चुका है और क्राइम सिद्ध हो चुका है, तो राष्ट्रपति उसके दोष को हटा सकते हैं। ये शक्ति राष्ट्रपति के। परिहार का मतलब होता है हटाना या उसे खत्म कर देना, नष्ट करना। और तीसरा आपका है उनका विराम। तीसरा क्या है? विराम। जैसे रोक लगा देना। जैसे अभी आप देख लेते हैं, 10 साल की सज़ा भूल गई किसी व्यक्ति को, या 20 साल की भूल गई, या जीवन कारावास हो गया, तो राष्ट्रपति उस पर विराम लगा सकते हैं सज़ा पर, उस सज़ा को रोक सकते हैं। केस चलता है, आगे चलता रहेगा, सज़ा जो बोली गई है वो सज़ा रोक दी जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। 3 है। और चौथा है प्रविलंबन। चौथा क्या है? चौथा अधिकार है प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब होता है अस्थायी रूप से उस सज़ा को रोक देना, अस्थायी रूप से निलंबित कर देना। स्थायी नहीं, अस्थायी रूप से निलंबित कर दी। जैसे किसी व्यक्ति को 20 साल की सज़ा बोली है जीवन कारावास की, और या फांसी की सज़ा बोली है, या अन्य कोई सज़ा बोली गई है, तो जब वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास अपनी अपील करता है, तो राष्ट्रपति उसका प्रविलंबन कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति को अधिकार है उसके केस को स्टडी करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, यदि वो लगता है कि उन्हें अनुचित है, तो राष्ट्रपति उसे प्रविलंबन कर सकते हैं। प्रविलंबन का अस्थायी रूप से उस सज़ा को रोक सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं उसका, अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं, अस्थायी रूप से। और 5वां जो होता है, 5वां है क्षमा।
5वां क्या है? क्षमा। तो 5 प्रकार की शक्तियाँ, क्षमादान की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। जैसे जीवन कारावास बोल गया तो अब वो राष्ट्रपति के पास दरख्वास्त देता है तो राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकते हैं, तो व्यक्ति बरी हो जाएगा। आपने देखा अभी 2012 में दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, निर्भया कांड जो हुआ था, तो आपने देखा जो 4 लड़कों को जो फांसी हुई, सुप्रीम कोर्ट में फांसी हुई, केस चलता रहा और जब उन्हें लगा कि फांसी होगी तो उन चारों ने, आपने देखा, राष्ट्रपति के पास अपनी याचिका डाली थी क्षमादान के लिए। लेकिन राष्ट्रपति ने उस केस को स्टडी किया, देखा और देखने के बाद में उन्होंने उसको क्षमा नहीं किया। क्षमा को मतलब उस सज़ा को बरकरार रखा और बरकरार रखने के बाद उसमें काफ़ी हथकंडे अपनाए गए थे क्षमा करवाने के लिए, लेकिन वो सब बेकार गए और अंत में जाकर उन चारों व्यक्तियों को आपने देखा था फांसी हुई थी। तो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 72 के तहत ये 5 शक्तियां हैं और क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी क्षमा कर सकते हैं या क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में है। चलिए, अनुच्छेद 73 की बात हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि 73 राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है, वो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है उससे संबंधित होता है अनुच्छेद 73। तो संघ की जब हम कार्यपालिका शक्ति की बात करेंगे तब हम अनुच्छेद 73 की बात करेंगे। अगला अनुच्छेद 74 है। 74 का क्लॉज 1 क्या कहता है? क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख PM होता है। देखिए, मंत्रिपरिषद, मैं आपको आपातकाल जब पढ़ाया था संविधान के स्रोत में, मैंने आपको बताया था मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है। राष्ट्रपति देश में आपातकाल लगाएंगे, तीनों में से कोई सा आपातकाल, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही लगेगा। पहले आपने देखा जब आपातकाल लगा 1975 में इंदिरा गांधी सरकार में, तो इंदिरा गांधी के कहने पर ही आपातकाल लगा दिया गया था। लेकिन अब मोरारजी देसाई की सरकार जब आई 1978 में, तो उन्होंने देखा और संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन उसमें कर दिया कि अब आगे से कोई भी आपातकाल देश में लागू होता है उसके लिए जो भी मंत्रिपरिषद होता है सबको अपना लिखित दस्तावेज देना होगा, लिखित पत्र देना होगा, उस पर सबके हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई एक व्यक्ति जाके कह दे आपातकाल लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है? अनुच्छेद 74 का क्लॉज 1 कहता है इसके तहत राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया कौन होगा? वो प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं उसके, यानी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होती है। अनुच्छेद 74 का क्लॉज 1 कहता है। अनुच्छेद 74 का क्लॉज 2 क्या कहता है? इसके तहत मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है यह जानने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा। यानी मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को जो सलाह दी है, क्या सलाह दी है वो लिखित में दी है, वो तो लिखित में दी जाएगी, लेकिन सलाह क्या दी है वो उसको जानने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस डाल दे कि मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है, तो सुप्रीम कोर्ट इस सलाह क्या सलाह दी है उसे पूछ नहीं सकता, उसका पता नहीं कर सकता। अनुच्छेद 74 का क्लॉज 2 कहता है। चलिए, अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1 देखेंगे। इसमें कहा गया है क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके बाद में प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1। क्लॉज 2 कहता है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगी, यानी मंत्रिपरिषद जो होगी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगी। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक। राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद को इसको भंग करना चाहें तो भंग भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री के कहने पर। तो ये इस प्रकार से इसका मतलब होता है प्रसाद पर्यंत। और अगला 75 का प्रसाद पर्यंत और क्या होता है ये विस्तार से हम आगे बात करेंगे इसकी। 75 का क्लॉज 3 कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये क्लास में कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3 कहता है
कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 हमने देखा। इस प्रकार से हमने इनके बारे में वर्णन किया और आप करते रहेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है, आपने यहाँ पर देखा मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है, ये क्या होगी? राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। ये 42वां संविधान संशोधन, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये किया गया कि ये राष्ट्रपति के लिए, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए क्या होगी? बाध्यकारी होगी। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब किया गया तो ये व्यवस्था की गई उसमें कि जो भी मंत्रिपरिषद सलाह देगी वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। तभी तो आपातकाल लगा दिया संशोधन करने के बाद में। तो मंत्रिपरिषद ने सलाह दी और आपातकाल लगा दिया, तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। लेकिन उसी में आप देखेंगे फिर हुआ 1978 में 44वां संविधान संशोधन, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद जो सलाह राष्ट्रपति को देगी, मंत्रिपरिषद जो सलाह राष्ट्रपति को देगी उस सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी कह सकते हैं। यानी मंत्रिपरिषद ने जो सलाह राष्ट्रपति को दी है वो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उस सलाह को वापस कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद को भेज सकते हैं कि इस पर पुनर्विचार किया है, जो सलाह आपने दी है उस पर एक बार और विचार करें, क्या ये उचित रहेगा। और मंत्रिपरिषद उस सलाह को जैसे का तैसा कह देती है कि बोला हाँ ये उचित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, फिर वो सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में व्यवस्था की गई। एक बार फिर बता देता हूँ, 42वां संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। फिर मोरारजी देसाई की जनता दल की सरकार आती है, उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में और कर दिया कि मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी वो एक बार राष्ट्रपति उस सलाह को वापस मंत्री के पास भेज सकते हैं, मंत्रिपरिषद के पास, कि इस पर पुनर्विचार करें, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। और मंत्रिपरिषद उसी सलाह को पुनः फिर वापस कर देती है कि बोला ये सलाह ये उचित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। इतना परिवर्तन कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा अनुच्छेद 72 शक्तियाँ, अनुच्छेद 74 उसकी सलाह और मंत्रिपरिषद होगी और मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 हमने देखा, इसमें 3 व्यवस्थाएं हमने आपको बताई। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्रिपरिषद प्रसार प्रधान पद धारण करेगी और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति एक व्यक्ति उत्तरदायी होता है। तो इसे आप नोट करें, इसके बारे में हमने बात की। अनुच्छेद 75 तक हम वर्णन कर चुके हैं। चलिए तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और आप देखेंगे राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो सीजेआई जो होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, हमने पिछले उसमें देखा था। और सीजेआई न हो तो एक वरिष्ठतम जज जो होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और फिर राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि राष्ट्रपति सीजेआई की यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो इतना हमने इसका वर्णन किया। चलिए अगले टॉपिक के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अगले टॉपिक के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।